सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए, 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स फटाफट से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब? बढ़िया? नहीं बढ़िया, बताइए। तो हम कल से कंटिन्यू कर रहे हैं जहां पे छोड़ा था। चलिए, कहां तक पढ़ा था यार? लॉजिकल रीजनिंग की क्लास नहीं है, हायर एजुकेशन की क्लास है। एट्टी सिक्स की पॉलिसी पे आ गए थे ना, कोठारी कमीशन हो गया था। 76 तक पढ़ लिया था। ये तो हो गया कोठारी कमीशन। यहां पर थे, यहां पर थे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये जो कनकरेंट लिस्ट वाला पॉइंट था वो हमने शुरू किया था। कनकरेंट लिस्ट में हमने 2-3 चीजें पढ़ी थी, जिसमें ये बताया था कि जो 1976 था, 1976 में एंट्री नंबर था 25 और अमेंडमेंट थी 42nd, 47 17 अमेंडमेंट थी। यार जो चीजें अभी पढ़ी नहीं है आप उसके डाउट क्यों पूछ रहे हो? मेरे को एक बात बताओ, डीम्ड यूनिवर्सिटी अभी पढ़ा है तो जो टॉपिक अभी आपको कैसे बता दूं? जो चीजें पढ़ चुकी हैं आप उसके बारे में पूछो तो वो ज्यादा सही है।
जो ऊपर वाले लोग हैं, इस लेवल पे बैठे हुए लोग हैं, उनको पढ़ाएंगे, को पढ़ा देंगे, ये वाले इन लोगों को पढ़ा देंगे, ये लोग इन लोगों को पढ़ा देंगे। दिस इज व्हाट इन फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसको कौन सी थ्योरी बोला जाता है? दिस थ्योरी इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। इसको इनफिल्ट्रेशन थ्योरी का नाम दिया गया था मैकॉलेस मिनट में। क्योंकि अल्टीमेटली वो क्या चाहते थे? वो ऐसे लोगों को चाहते थे कि जो लोग दिखने में तो इंडिया के हों मगर काम हमारे लिए करें, जो दिखने में तो इंडियन हो मगर वो काम हमारे लिए करें। मैंने पढ़ा ही नहीं अब उसके बारे में। अभी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर आएगा ना, तो उसका वेट करो, ठीक है? हाँ, रिफ्रेश कर लो सारे बच्चे, मेरे एंड से तो सब सही चल रहा है। तो ये हमारी कंकरेंट लिस्ट थी जो 1976 में आई, जिसमें ये बोला गया कि एजुकेशन है उसको एक फेडरल ड्यूटी बना दिया जाए। फेडरल ड्यूटी का मतलब क्या हुआ? फेडरल ड्यूटी का मतलब है, फेडरल ड्यूटी का मतलब क्या हुआ कि भाई डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए पावर को। क्या कर दिया जाए? पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, किसमें? स्टेट और सेंटर। स्टेट और सेंटर में क्या कर दिया जाए? पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, बाइफरकेट कर दिया जाए कि अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटर ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो स्टेट और सेंटर दोनों की मिला के आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद ये 86 वाली है, ठीक है? मैंने आपको कल भी बोला था कि इसको सही कर लीजिएगा। ये जो पॉलिसी है वो 1986 वाली है, अभी यहां से शुरू होगी। 1986 है ये, ठीक है? इसको सही कर लेना। 1986, 1986, ओके। तो देखो 1986 की पॉलिसी के बारे में मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताता हूं। जो 1986 की पॉलिसी आई थी ना, उसमें टोटल 24 चैप्टर्स थे। 24 चैप्टर्स थे और ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन पॉलिसी थी। मतलब इससे पहले जो 60 इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थी, उसमें इतनी सारी। ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें बहुत सारी चीजों पे क्या किया गया था? ध्यान दिया गया। यार स्टक क्यों होता है? रुको यार। आई होप कि अब सही चल गया होगा। तो अगर आप लोगों को कोई भी लोगों के सामने ऑप्शन आ जाती है कि ये वाली चीज कहां से आई थी और आपके माइंड में नहीं आ रहा कि वो कौन सा सेक्शन था या किसके अंडर दी गई थी, तो चुपचाप 1986 पे क्लिक कर दीजिएगा। समझ आया? मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपने पहले कहीं नहीं पढ़ा, आपको लगता है यार ये तो ना तो कोठारी के अंदर बोला गया था, के अंडर आया था, या ना ही 68 वाली पॉलिसी। आप लोगों ने उसको कौन सी पॉलिसी पे लगा देना? आपने उसको चुपचाप किस पे लगा देना है? 1986 पे लगा देना है। क्योंकि जो 1986 की पॉलिसी है ना, वो सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। यार मेरे एंड से सब कुछ सही है, मेरे इंटरनेट की स्पीड भी सही है यार। यार
देखो अब मैंने इनकॉग्निटो में ऑन किया है, अब इसके बाद भी नहीं हो रहा तो मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा इंटरनेट बिल्कुल सही चल रहा है, मैंने अभी चेक किया है द प्रॉब्लम। बट चलिए कोई बात नहीं, अब देखते हैं, चल जाए तो अच्छा है। तो आप लोग ये समझ, भी पॉइंट आप लोगों को पूछा जाता है जो आप लोगों ने और कहीं नहीं पढ़ा, जो आप लोगों ने और कहीं पे नहीं पढ़ा, तो आप लोग इसको लगा सकते हो कि ये आप लोगों का 1986 की पॉलिसी होगी। ठीक है जी। अब इसके अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो आए थे, हम उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे हमें ये पता चला शताब्दी में, मतलब 21वीं सेंचुरी में जाने वाले हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिव्यूड द प्रिवेलिंग एजुकेशन सिस्टम इन 1985। 1985 में हमारी एजुकेशन, यार क्या हो रहा है यार, ये इसको अब आ रही है, अभी चल रहा है। चलो, तो इस टाइम पे 1986 में, सॉरी 1985 में हमारी गवर्नमेंट ने ये देखा कि आने वाले टाइम में कौन कौन सी चीजें हैं वो चेंज होने वाली हैं, कौन कौन सी चीजों पे हमें फोकस करना चाहिए। तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया, दैट इज चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन अ पॉलिसी प्रोस्पेक्टिव। अब इसका नाम आप लोगों ने याद रखना है, चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन, चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन आ पॉलिसी प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, ये आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाज इंटेंडेड टू प्रिपेयर इंडिया फॉर 21st सेंचुरी। तो इस ये जो पॉलिसी बनाई थी, इसका मेन पर्पस था इंडिया को तैयार करना, किसके लिए, 21वीं शताब्दी के लिए। द पॉलिसी एम्फेसाइज द नीड फॉर द चेंज इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इसका एक कीवर्ड था, या इसकी जो एक आप समझ सकते हो कि इसके अंदर एक डेफिनेशन दी गई, उसमें क्या बोला गया, एजुकेशन इन इंडिया स्टैंड्स एट क्रॉस रोड टूडे, neither normal linear expansion nor the existing pace and nature of improvement can meet the needs of situation। मतलब ये रियलाइज हुआ कि जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, या जो इंडिया की एजुकेशन जो हमारा स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत सारे चीजों को चेंज करने की जरूरत है। वी नीड टू चेंज, हमें उन सारी चीजों को चेंज करने की जरूरत है, हमें उन्हें एक्सपैंड करने की जरूरत है, क्योंकि चीजें लगातार चेंज हो रही हैं और हमें उस पर काम करने की जरूरत है। NEP 1986 proposed a national system based on the accepted structure of 10+2+3। तो इन्होंने ये जो 10+2 वाला 3 वाला सिस्टम था, इसको क्या किया, एक्सेप्ट किया और बोला कि पूरे इंडिया में इस सिस्टम को क्या करें, हम फॉलो करें, पूरे दुनिया में इस सिस्टम को क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। रिगार्डिंग द फर्दर ब्रेकअप ऑफ फर्स्ट 10 ईयर्स। अब यहां पर क्लासिफिकेशन समझ लीजिए, पहले 10 साल थे जो हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है, हम लोग इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ाई की है। तो पहला बोला कि जो पहले 5 साल होंगे, जो पहले 5 साल होंगे उसमें प्राइमरी होगा, जो अगले 3 साल होंगे वो अपर प्राइमरी होगा, और जो अगले 2 साल होंगे वो हायर स्कूल होगा। वो कौन सा होगा, दैट विल बी हायर स्कूल। ठीक है जी, इज इट क्लियर। तो हायर स्कूल, तो ये 3 तरीके की क्लासिफिकेशन उन्होंने 10 साल को डिवाइड कर दिया, 5+3+2। क्योंकि हम इसी, मतलब अभी यही सिस्टम चल रहा है, ठीक है, इंडिया में। अभी वैसे 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो एक अलग कंसेप्ट लेके आई है, बट फिलहाल यही सिस्टम चल रहा है, अभी जो चल रहा है वो यही सिस्टम चल रहा है। रिगार्डिंग हायर एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1986 एंड 1992। फिर इस 1986 की जो पॉलिसी थी, इसको प्रोग्राम ऑफ एक्शन के तहत क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया 1992 में। इसमें यह बोला गया कि एक ओवरऑल
लेवल पे चेंज करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? ओवरऑल लेवल पे हमें चेंज करने की जरूरत है, जिसमें क्रिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल इश्यूज, इन सारे इश्यूज को क्या किया जाएगा? सही किया जाएगा। We will be solving all the issues by the new education policy of 1986। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में यहां पर क्या किया गया? फोकस किया गया। किस पे फोकस किया गया? ओवरऑल डेवलपमेंट की। जो डेवलपमेंट होगी वो ओवरऑल होगी, हर चीज पे फोकस किया जाएगा। इस वजह से मैंने बोला था ना कि इसके अंदर टोटल 24 चैप्टर्स थे। टोटल 24 चैप्टर्स थे, उसमें काफी सारी चीजें हैं वो आई थी। Thus, the basic objective of National Policy of Education and Program of Action of 1992 emphasize that education must play a positive and interventionist role in correcting social and regional imbalances। अब इसके अंदर ना मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूं। एक तो जो योगा का सब्जेक्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद ओबीसी, एससी, वुमेन्स, ट्राइबल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, ये सारी चीजों को क्या किया गया? फोकस किया गया। यहां से एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कौन सी पॉलिसी के अंदर योगा को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उसका आंसर क्या था? 1986 की पॉलिसी। 1986 की पॉलिसी में हमारे सिलेबस में योगा सब्जेक्ट को क्या करने की बात की गई थी? इंट्रोड्यूस करने की बात की गई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के अंदर, राइट। उसके बाद एनईपी एम्फेसाइज ऑन एनहांसिंग एंड प्रमोटिंग द वोकेशनलिस्ट ऑफ एजुकेशन। देखो यहां पर वोकेशनल एजुकेशन की बात हुई, अडल्ट एजुकेशन की बात हुई, एजुकेशन फॉर मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि आप लोगों को पता है इसी दौरान इग्नू बनाया गया था 1985 में, तो वो एक नॉन फॉर्मल टाइप की एजुकेशन थी, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। तो इग्नू को बनाया गया जो नॉन, एक डिस्टेंस एजुकेशन की बात की गई। किसकी बात की गई? डिस्टेंस एजुकेशन की बात की गई। किसकी बात हुई? डिस्टेंस एजुकेशन की। डिस्टेंस एजुकेशन की बात की गई। ओपन यूनिवर्सिटीज एंड डिस्टेंस लर्निंग की बात हुई। रूरल यूनिवर्सिटी, अर्ली चाइल्डहुड केयर, डी लिंकिंग, ये वाला पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। डी लिंकिंग डिग्री फ्रॉम जॉब, कि जो जॉब्स है ना उसके लिए डिग्री को उतनी प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए, स्किल्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। समझ रहे हो ना? इन्होंने ये बोल दिया कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ इस बात पे ध्यान दोगे कि भाई डिग्री है तो उसके बेसिस पे आप उसको जॉब दोगे। डी लिंकिंग, डी लिंक करने का मतलब क्या हुआ कि वो लिंक नहीं रही। हमें स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। हमें कौन कौन सी चीजों पे फोकस करना चाहिए? हमें स्किल्स पे फोकस करना चाहिए, हमें वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। ये इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज वन ऑफ द बेसिक ऑब्जेक्टिव। ये आप लोगों का एक ऐसा बेसिक ऑब्जेक्टिव था जिसमें ये बोला गया था कि जो डिग्रीज है ना उसको जो जॉब्स है उससे डी लिंक कर दिया जाए, कि डिग्री अलग है और जॉब है उसका कंसेप्ट अलग है। फिर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 में, 1986 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, फिर इस पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी सेटअप की गई। किसके अंडर? आचार्य रामामूर्ति कमेटी इन 1989। मतलब 3 साल के बाद एक और कमेटी सेटअप की गई जिसका नाम था आचार्य रामामूर्ति इन 1989, जिसमें यह देखा गया कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम लेके आए हैं क्या वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है जी, ये देखा जाएगा कि क्या वो पॉलिसी सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही। राइट। द रिपोर्ट ऑफ रामामूर्ति कमेटी पुट अप इन 1990 विद नेम टुवर्ड्स एन एनलाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी। और इस कमेटी ने 1990 में अपनी रिपोर्ट है वो प्रेजेंट की, जिस रिपोर्ट का नाम क्या था? टुवर्ड्स एन एनलाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी। मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जितने भी रिपोर्ट्स के नाम आते हैं ना वो सारे आप लोगों को याद होने चाहिए। कोई भी रिपोर्ट आती है
उसका नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। वो किसके अंडर आती है उस बंदे का आपको नाम याद होना चाहिए। वो कौन से ईयर में आती है ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, इन सारी चीजों को याद करना पड़ेगा आपको, तभी आप मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन को बना पाओगे। राइट। The committee recommended that even the private sector should be converted into common schools to remove social, economic, regional and general disparities. तो ये जो कमेटी थी ना, इनकी जो एक सबसे बड़ी रिकमेंडेशन थी, वो रिकमेंडेशन क्या थी? इन्होंने बोला कि जो प्राइवेट स्कूल है ना, जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, उन स्कूल्स को भी कन्वर्ट कर दिया जाए किसमें? कॉमन स्कूल्स में। कॉमन स्कूल का कंसेप्ट हमने पहले पढ़ा था, कॉमन स्कूल का पॉइंट हमने पहले पढ़ा था। कॉमन स्कूल में क्या बोला गया था कि ये जो स्कूल है वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सब लोगों के लिए खुले होने चाहिए। ये जो स्कूल है वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सब लोगों के लिए ओपन होने चाहिए, चाहे वो फिर गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो। सो देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल, नो डिस्क्रिमिनेशन। किसी तरीके की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ऑल आर इक्वल, ऐसा बोला गया कि सारे इक्वल हैं भाई। It suggested that there must be some concrete program for SC, tribal, women and educationally backward minorities। इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि इस पॉलिसी के अंडर ये बोला गया था कि जो बैकवर्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लोग, रूरल एरिया से आते हैं, ट्राइबल एरिया से आते हैं, SC, ST, OBC, वुमेन्स, उनको भी बराबर के मौके मिलने चाहिए। उनको भी बराबर के मौके हैं वो मिलने चाहिए, उनको भी बेसिक एजुकेशन है वो मिलनी चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन मस्ट बी इन द मदर टंग, राइट, एंड द एड टू स्कूल प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन अदर मीडियम शुड बी स्टॉप्ड। तो ये बोला गया कि स्कूल्स हैं वो जो पढ़ाएंगे वो किस में पढ़ाएंगे? मदर टंग में पढ़ाएंगे, और बाकी किसी लैंग्वेज के लिए उनको एड नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर वो बोले कि दूसरी लैंग्वेज के लिए हमें एड चाहिए, मतलब फंड्स चाहिए, तो वो फंड्स हैं वो उनको नहीं दिए जाएंगे, उनको फंड्स हैं वो नहीं दिए जाएंगे। दे विल नॉट बी, उनको वो फंड्स हैं वो नहीं दिए जाएंगे। ठीक है जी। The recommendation of the committee provided a base for to develop a new program of action, the reviewed program of action 1992। तो इसका एक रिवाइज्ड वर्जन आया इसके 6 साल के बाद। ठीक है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 1986, इसको रिवाइज किया गया और इसके रिवाइज्ड वर्जन को POA का नाम दिया गया, दैट इज प्रोग्राम ऑफ एक्शन। मतलब इन्होंने रिकमेंडेशन एक जैसी ही दी, बस 6 साल के बाद इसका एक रिवाइज्ड वर्जन आ गया, जिसको क्या नाम दिया गया? प्रोग्राम ऑफ एक्शन। प्रोग्राम ऑफ एक्शन का नाम दिया। प्रोग्राम ऑफ एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन, कुछ भी बोल सकते हो, वैसे प्रोग्राम ऑफ एक्शन इसका सही नाम है। Before considering the suggestions of Ramamurthy committee, the government appointed another committee under the chairmanship of Janardhan Reddy 1992। अब आप लोगों को पता है कि 1989 में कौन सी कमेटी सेटअप की गई थी? जनार्दन रेड्डी कमेटी। कौन सी कमेटी सेटअप की गई थी? जनार्दन रेड्डी कमेटी, सॉरी रामामूर्ति कमेटी थी। 1989 में रामामूर्ति कमेटी सेटअप की गई थी। फिर इस रामामूर्ति कमेटी ने क्या किया ये देखने के लिए जनार्दन रेड्डी कमेटी सेटअप की गई। समझ रहे हो? क्रोनोलॉजी समझ रहे हो? मतलब किसी एक कमेटी पे भरोसा ना हुआ,
The report of the committee provided a base for the modified national education policy and a concrete program emerged as program of action. और इस कमेटी ने जब उस पहले वाली कमेटी और 1986 की पॉलिसी को पढ़ा तो इन्होंने फिर ये जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है उसका एजेंडा प्रस्तुत किया। क्या किया? फिर प्रोग्राम ऑफ एक्शन का एजेंडा है वो प्रस्तुत किया और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने फिर बताया कि हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, कौन कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें फोकस होके आगे देखने चाहिए। उसके बाद आई गणानन कमेटी। ये ना मैं आपको पढ़ाता हूं, एक सेकंड। एक कमेटी ना, यहां तक हो गया, यहां तक सारे पॉइंट्स नोट कर लिए? ओके, तो अंकित ने ये पॉइंट बताया, मैं ना इसको पिन कर देता हूं, आप इसको बाद में पढ़ लेना। अरे कॉपी क्यों नहीं हो रहा? अच्छा हो गया, हो गया। ये ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो पॉइंट्स है ना वो है, मैं पढ़ के बता देता हूं आपको 24 चैप्टर में क्या क्या थे। मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव थी फिजिकल एजुकेशन, योगा, डीलिंकिंग डिग्री फ्रॉम जॉब्स, SC ST OBC एजुकेशन की बात की गई, वुमेन एजुकेशन की बात की गई, साइंटिफिक एजुकेशन की बात की गई, चैलेंज ऑफ एजुकेशन पॉलिसी पर्सपेक्टिव, प्रिपेयर इंडिया फॉर 21st सेंचुरी, 10+2+3 को इंप्लीमेंट किया गया, डिस्टेंस एजुकेशन आ गया, वोकेशनल एजुकेशन आ गया, फिजिकल एजुकेशन आ गया, नो डिस्क्रिमिनेशन आ गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का कंसेप्ट भी आया था यहाँ, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी आया था। और जो मेंटली और फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाने की बात हुई थी। नॉन फॉर्मल या जो इनफॉर्मल एजुकेशन बोल सकते, सॉरी नॉन फॉर्मल, जो ओपन डिस्टेंस रूरल यूनिवर्सिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर है, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं, इसके बारे में बात की गई थी। ठीक है जी, तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ आ गए होंगे। ठीक है जी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब था कि ये था कि पूरे इंडिया में सारे स्कूल्स में ब्लैक बोर्ड पहुंच जाने चाहिए। जैसे अभी 2020 में ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड एक इनिशिएटिव आया है, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड। जैसे अब तो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने की बात हो रही है, बट उस टाइम पे डिजिटल बोर्ड थोड़ी था वहां, तब तक तो हमारे स्कूलों में व्हाइट ब्लैक बोर्ड भी नहीं था। तब तक तो हमारे स्कूलों में ब्लैक बोर्ड भी नहीं था 1986 1985 के आसपास। तब फिर ये एक पॉलिसी लेके आए, कौन सी, 1986 की पॉलिसी में या 1992 में ये बोला गया कि अब बच्चों को बोर्ड पे पढ़ाना है। अच्छा 93 में ना एक और पॉलिसी आई थी, वो मैं आपको बताता हूँ, रुको वेट। ये देखो, ये देखो, ये ना यशपाल, जो प्रोफेसर यशपाल थे, आप लोगों ने देखा होगा इनको, ये जो टीवी पे वो साइंस के एक्सपेरिमेंट, मतलब काफी बड़े साइंटिस्ट थे इंडिया के, ये स्पेस से रिलेटेड, इसरो में थे ये, और कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, वैसे अगर आप सर्च करोगे तो आपका इनका, तो इनकी चेयरमैनशिप के अंडर ना 2 कमेटीज आई थी। ठीक है जी, इनकी चेयरमैनशिप के अंडर 2 कमेटी आई थी। पहली कमेटी आई थी 1993 में और दूसरी कमेटी आई थी 2009 में। जो 1993 में पहली कमेटी दी थी वो एक एडवाइजरी कमेटी थी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, उस कमेटी को क्या बोला गया था, इट इज जस्ट एन एडवाइजरी कमेटी, दैट वाज नेशनल एडवाइजरी कमेटी। क्या बोला गया उसको,
नेशनल एडवाइजरी कमेटी की बात की गई थी। और इसमें जो रिपोर्ट थी उसको उसका नाम दिया गया था लर्निंग विदाउट बर्डन। कौन सा? लर्निंग विदाउट बर्डन। ये बोला गया था कि जो पढ़ाई होनी चाहिए वो विदाउट बर्डन होनी चाहिए, उसमें बच्चों पे किसी तरीके का कोई बर्डन नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट्स पे किसी तरीके का कोई बर्डन नहीं होना चाहिए। बच्चों को ऐसा ना हो कि हाँ भाई हमें पढ़ाई में बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से स्ट्रेस दिया जाए, राइट। टू एडवाइस ऑन द वेज एंड मीन्स टू रिड्यूस द लोड ऑन स्कूल स्टूडेंट्स। तो ये स्कूल स्टूडेंट्स की बात हो रही थी, एट ऑल लेवल्स particularly young students, while improving quality of learning including the capabilities of lifelong self learning and skills formulation। कि भाई किताबी ज्ञान कम दिया जाए और बच्चों के स्किल्स को एनहांस किया जाए, बच्चों को लोड ना दिया जाए, बच्चों को किसी तरीके का बर्डन ना दिया जाए। बच्चों को किसी तरीके का बर्डन ना दिया जाए, बच्चों की जो लाइफ है उसको प्रैक्टिकली उसकी एप्लीकेशन देखी जाए। हाँ मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गई। तो ये तो स्कूल एजुकेशन के बारे में बोला और ये पॉलिसी 1993 में आई थी। और फिर 2009 में एक और कमेटी आई, वो आपकी इन्होंने दी हायर एजुकेशन के लिए, कमेटी टू एडवाइस ऑन रेनोवेशन एंड रिजेमिनेशन ऑफ हायर एजुकेशन। किस चीज को? कि हम हायर एजुकेशन सिस्टम को और इंप्रूव करना चाहते हैं। 2009 की जो पॉलिसी जो कमेटी आई यशपाल की कमेटी, उसमें बोला गया 2009 की एजुकेशन जो इन्होंने पॉलिसी दी यशपाल कमेटी रिपोर्ट या रिपोर्ट ऑन हायर एजुकेशन, जिसमें पूरे का पूरा फोकस किस पे था? हायर एजुकेशन पे था। किस पे था फोकस? हायर एजुकेशन पे। हम चाहते थे कि हायर एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए, हायर एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाए, राइट। तो ये ठीक है जी, तो ये हो गया आप लोगों का। इसी साल 1993 में एक गनानम कमेटी को सेटअप किया गया था। कौन सी कमेटी? गनानम कमेटी। It recommended flexibility and autonomy for ensuring academic excellence and asked to restricting the unchecked growth of deemed university। तो जो गनानम कमेटी थी ना, उसने सबसे पहली रिकमेंडेशन यही दी कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है ना उनकी अनचेक्ड ग्रोथ पे थोड़ा फोकस किया जाए। कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है ना उनको हम ध्यान नहीं दे रहे, उन पे समझ रहे हो ना, कि उन जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है ना उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, उन पे ध्यान देने की जरूरत है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि वो यूनिवर्सिटी एक्चुअली में वो यूनिवर्सिटीज नहीं होती, वो डीम्ड टू भी होती है, अज्यूम्ड होती है, अज्यूम्ड यूनिवर्सिटी की तरह उनको यूनिवर्सिटी माना जाता है, ठीक है। वैसे वो यूनिवर्सिटी नहीं होता, बट अकॉर्डिंग टू सम रूल्स उनको यूनिवर्सिटी कंसीडर किया जाता है, वही कंसीडर देम यूनिवर्सिटीज की, ये यूनिवर्सिटीज ही, ठीक है जी, ये यूनिवर्सिटीज ही ऐसा बोला गया। It emphasizes the need of National Commission on Higher Education and Research to regulate the quality of education। तो इसमें पूरा फोकस किस पे था? क्वालिटी को एनहांस करने की बात हो रही थी और साथ में ये बोला जा रहा था कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनकी अनचेक्ड ग्रोथ को देखा जाए। इन नवंबर 1998 में नवंबर में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी अनाउंस सेटिंग अप ऑफ विद्या वाहिनी नेटवर्क टू लिंक अप यूनिवर्सिटी यूजीसी एंड सीआईएसआर। 1998 में जो हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने एक विद्या वाहिनी नेटवर्क, समझ रहे हो ना, नेटवर्क से ही पता चलता है, नेटवर्क का मतलब उन्होंने बोला कि एक ऐसा नेटवर्क बनाया जाए जिससे हम सारी यूनिवर्सिटीज को, यूजीसी को और सीएसआईआर को आपस में क्या कर देंगे? लिंक कर देंगे। क्या कर देंगे? सारी चीजों को आपस में क्या कर दिया जाएगा? लिंक कर दिया जाएगा। वी विल क्रिएट अ लिंक। और उसके बाद जो नेक्स्ट बात की गई उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। द जनरल मार्क्स बेस्ड एजुकेशन सिस्टम।
इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय ग्रेड सिस्टम। उस टाइम पे पहले क्या होता था, नंबर दिए जाते थे, बट इस टाइम पे फिर आके एक नई ऑप्शन आ गई, कौन सी, ग्रेड वाली। समझ रहे हो ना, ग्रेडिंग का सिस्टम, ए प्लस, ओ, पी, एफ, इस तरीके के जो ग्रेड बेस्ड सिस्टम है, उसकी यहां पर क्या की गई, शुरुआत की गई। हाँ, मतलब अब भी वही ग्रेडिंग सिस्टम ही यूज हो रहा है, तो इस सिस्टम की क्या की गई, शुरुआत की गई। मार्क्स को रिप्लेस कर दिया गया ग्रेड्स के साथ। वी जस्ट रिप्लेस्ड द मार्क्स विद ग्रेड्स। हमने ग्रेड्स और रिप्लेस को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, चलो अभी 1 मिनट का ब्रेक ले लो। मैं सोच रहा हूँ आज YouTube पे भी एक सीरीज शुरू कर लेना भी, क्योंकि 15-20 आधे घंटे की क्लास लेंगे तो एक वीक के अंदर आपका प्री और पोस्ट सारा रिकॉल हो जाएगा। सिर्फ आधे घंटे की क्लास होगी, 2 से 3, जैसे एक दिन में सैडलर के साथ, मतलब इस तरीके से, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से मैं सोच रहा हूं आधे घंटे की क्लास बस, क्योंकि ये चीजें जितनी बार पढ़ोगे उतना आपको याद रहेगा। क्योंकि बोर्ड पे आपको ज्यादा समझ आता है, तो ये जितनी बार ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको समझ आएगा। जी 11 बजे होती है हर रोज क्लास। नवनीत, मैं इसको चेक करता हूं, मैं इसको चेक करके बताता हूं आपको। LR में 2 क्लास अभी है, एक क्लास, एक आध क्लास और होगी। देखिए अभी तो आपका रिजल्ट भी आने वाला है, मुझे लगता है आजकल आज ही याद आए। रिजल्ट को लेके चिंतित हो क्या, चिंता हो रही है क्या रिजल्ट को लेके? देख ले, आ तो नहीं गया? मैंने कहा एक बार चेक कर ले, आ तो नहीं गया? देखो पेपर 1 के लिए आप फाउंडेशन कोर्स को एक बार चेक कर लीजिए, उसमें मैंने आपको बताया है, ये वाला डाउट मैंने ले लिया है, ये मैंने आपको बता दिया। फाउंडेशन कोर्स को चेक करो, वहां पे आपको पूरा पेपर 1 कैसे पढ़ना वो पता चल जाएगा। कोठारी कमीशन भी तो कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, अरे बेटा वो कमीशन था, और ये एक प्रॉपर एजुकेशन पॉलिसी है, समझ रहे हो ना। और वो तो इससे कहीं भी, इससे 20 साल पहले आया था ना, 20 साल पहले आया था, तो वो एक कमीशन था, उस वो सिर्फ रिकमेंडेशन देता है, ये पॉलिसी थी, ये उसको इंप्लीमेंट करता है। टाइम मैनेज कैसे, जैसे कोई टॉपिक भी उसको कैसे कम से कम में कवर करूंगा, जैसे कि 2 टॉपिक से रिवीजन कर। देखो टाइम मैनेजमेंट में मैंने आप लोगों को पहले भी एक चीज सिखाई थी कि टाइम में ना, देखो टाइम मैनेजमेंट का ना सबसे बेस्ट तरीका पता क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। इवन के मैंने खुद इस चीज को अप्लाई करके देखा है, आप लोग भी इसको अप्लाई करके देखो। टाइम मैनेजमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका पता क्या होता है, आप अपने दिन को ना एक ऐसी, जैसे ये देखो ना, ऐसी एक, जैसे ये होता है ना, एक इस तरीके की टू डू लिस्ट होती है। टू डू लिस्ट नहीं मतलब कुछ भी ले सकते हो आप, कोई भी डायरी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। उसमें ना आप अपने पूरे दिन की जो भी आप काम कर रहे हो, कितनी देर के लिए कर रहे हो, उसको नोट डाउन करो। इवन कि अगर आप खाना भी खा रहे हो वो भी देखो, कितनी देर आप मोबाइल यूज कर रहे हो वो भी देखो, सारी चीजों को नोट डाउन करो। और शाम को आप ये देखो, शाम को आप ये देखो कि आपने कितना सारा टाइम है वो वेस्ट किया, मतलब अनप्रोडक्टिव टाइम कितना था, कितनी देर फालतू में मोबाइल यूज किया, कितनी देर इंस्टाग्राम पे रील्स देखी। शाम को आपको खुद रियलाइज होगा कि यार अगर मैं ये आज मैंने 3 घंटे वेस्ट कर दिए, मैंने 3 घंटे आलतू फालतू चीजों में वेस्ट कर दिए। वो तभी पता चलेगा जब आप चीजों को लिखोगे, समझ रहे हो ना। ऐसे नहीं पता चलेगा, मुझे कैसे पता मैं कितना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, मुझे तभी पता चलेगा ना जब मैं अपने पूरे दिन का रिकॉर्ड देखूंगा कि मैं सुबह, अच्छा मैं सुबह 8 बजे उठा,
ठीक है, फिर 8 बजे उठ के मैंने फ्रेश हुआ, 8:30 बजे, 8:30 बजे मैंने खाना खाया, फिर 9 बजे मैं, समझ रहे हो ना, एक दिन पूरा सुबह से लेके शाम तक सारी चीजों को नोट डाउन करो, तब आपको जाके पता चलेगा कि आप लोग कहां पे गलती कर रहे हो। दिन में 2 से 3 घंटे, कई बार तो 4 घंटे हम वेस्ट ही कर देते हैं। ग्यारह बजे होगी, पेपर 1 की भी डाउट ले लिया, और किसी का कोई डाउट? सेलेक्ट, ये क्या होता है? एसलेट ने, ये क्या होता है? सेट की बात कर रहे हो? सेट तो सेम ही होता है ना, सेट का तो पेपर वही हो गया, सेम ही हो गया। अरे बेटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी वाला टॉपिक आएगा ना, कुछ डाउट्स मैं इस वजह से नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो टॉपिक ही आगे डिटेल में आएंगे, इस वजह से मैं उन टॉपिक्स को नहीं ले रहा हूं। ठीक है जी, इस वजह से मैं वो डाउट्स नहीं ले रहा हूं। सारे 10 यूनिट्स होंगे 1 बाय 1, एक एक करके सारे यूनिट्स होंगे, और हो भी रहे हैं ऑलमोस्ट। मतलब जो पहले से बैच शुरू हुआ था उनकी तो ये 9th यूनिट है, आप लोगों की पहली दूसरी हो सकती है। ये भी हो गया, सारा पढ़ाऊंगा बेटा। अरे पीएचडी के एंट्रेंस के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड को पढ़ के जाओ, दैट्स इट। जो बच्चे पीएचडी के डाउट्स पूछ रहे हैं ना, तो पीएचडी में जो आपका ज्यादातर पोर्शन आता है वो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से आता है, सो बेटर है कि आप रिसर्च एप्टीट्यूड को अच्छे से पढ़ो। रिसर्च को पढ़ के जाइए, सब सही हो जाएगा, पुरानी यूनिट्स दोबारा होंगी। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे डाउट्स हो गए हैं, अब थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आया आपका राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अब यहां से इंपॉर्टेंट है, वो पहले वाली अलग थी, कंकरेंट लिस्ट वाली अमेंडमेंट अलग थी, ये 86th अमेंडमेंट है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो 42nd थी, ये 86th है। मेकिंग एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट वाज पास्ड इन पार्लियामेंट इन 2002। 86th अमेंडमेंट में एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। क्या कर दिया गया? फंडामेंटल राइट है वो बना दिया गया। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, a law to enable the implementation of fundamental right was passed in April 2010। अब ध्यान से सुनो, एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया 2002 में, और फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन के लिए, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन के लिए एक इसमें अमेंडमेंट है जो उसको कब पास किया गया? अप्रैल 2010 में, जिसमें यह बोला गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को जो एजुकेशन है वो फ्री दी जाएगी। 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। फ्री एंड कंपल्सरी, फ्री के साथ और क्या वर्ड लिखा हुआ है? फ्री प्लस कंपल्सरी।
फ्री भी और कंपलसरी, फ्री और कंपलसरी दोनों एजुकेशन की बात की गई, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, राइट राइट, ये समझ आ गया। अब जो इससे पहले आप लोगों ने नई तालीम एजुकेशन वाला पॉइंट पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, नई तालीम या वर्दा, वहां पर 7 से लेके 14 साल तक के बच्चों की बात हो रही थी, 7 से 14 ईयर। बट ये जो आरटीई है, इसके अंडर 6 से 14 ईयर्स के बच्चों की बात हो रही, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर वर्दा के हिसाब से पूछा जाए तो यही एज जो ग्रुप था वो 7 से 14 साल का था, और अगर राइट टू एजुकेशन के हिसाब से पूछा जाए तो यही 6 से 14 साल तक की एज की बात हो, 6 से 14 साल की एज की बात यहां पर की जा रही है, राइट। उसके बाद एक सैम पिट्रोदा कमेटी है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे एनटीए में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमीशन या मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी जो बहुत ज्यादा पूछी गई है, सैम पिट्रोदा कमेटी। अब सैम पिट्रोदा कमेटी का मतलब क्या है, इसको नेशनल एजुकेशन नेशनल नॉलेज कमीशन भी बोला जाता है, जो कि जून 2015 में सेटअप की गई थी। सेटअप किसने की थी, अंडर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, और इसके चेयरमैन कौन थे, सैम पिट्रोदा। कमेटी किसके अंडर थी, सैम पिट्रोदा की। टू प्रिपेयर अ ब्लूप्रिंट फॉर रिफॉर्म ऑफ अवर नॉलेज रिलेटेड इंस्टीट्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कि हम फ्यूचर के चैलेंजेस को क्या कर सके, मीट कर पाए, ठीक है, फ्यूचर के चैलेंजेस को। इस वजह से इसको नेशनल नॉलेज कमीशन का नाम भी दिया, एनकेसी। It recommended reconstructing of curriculum to meet the demand of multidisciplinary professionals and criteria-based resources to ensure standards for excellence। मतलब एजुकेशन में एक्सीलेंस की बात की गई, एजुकेशन सेक्टर में एक्सीलेंस के बारे में बोला गया, एक्सीलेंस के बारे में बात किया गया। इन्होंने ये बोला कि भाई तुम फॉरेन यूनिवर्सिटीज को क्या करो, वेलकम करो। इट सपोर्टेड द एंट्रीज ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज, कि जो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज है ना, उनको इंडिया में बुलाओ, और जो यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन है ना, उसका बर्डन कम कर दिया। मतलब नई यूनिवर्सिटीज खोल दो, जैसे एक यूनिवर्सिटी के अंदर अगर 100 कॉलेज है तो एक नई यूनिवर्सिटी खोल दो, 50 कॉलेज उसको दे दो और 50 पहली वाले के पास रह जाए। एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं ना, जैसे आप जिस कॉलेज में पढ़े होंगे वो किसी यूनिवर्सिटी के अंडर आता होगा, उसी को एफिलिएटेड बोलते हैं, ठीक है, कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो वो कौन सी यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो इस बात को फोकस किया गया कि जो एफिलिएशन है उसका जो बर्डन है उसको क्या किया जाए, कम किया जाए, उसका जो बर्डन है उसको कम किया जाए, ताकि जो यूनिवर्सिटी 100 कॉलेजेस को संभाल रही हैं वो अब 50 कॉलेजेस को संभाले। इज इट क्लियर। इन्होंने ये भी बोला कि 2015 तक इंडिया में टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज हो जानी चाहिए, 1500, और हैं कितनी, आई थिंक 400-500 है। रीसेंट डाटा आपका यूजीसी की साइट से मिल जाएगा, पता नहीं कितनी है, ठीक है, रीसेंट डाटा है वो यूजीसी की साइट पे अवेलेबल है। बट इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी कि 2015 तक, 2015 तक ये जो यूनिवर्सिटीज का नंबर है उसको बढ़ा के कितना कर दिया जाए, 1500 कर दिया जाए। NKC has submitted recommendation on area of right to education, library, language, portals and knowledge network। ठीक है, इन्होंने नॉलेज नेटवर्क्स के बारे में काफी बात की, ठीक है, क्योंकि इसी वजह से इसको क्या बोला गया है, नॉलेज कमीशन बोला गया, ठीक है, इट इज रिलेटेड विद द नॉलेज। समझ लो ना, मतलब कहीं ना कहीं भाई क्वांटिटी पे फोकस कर रहे थे कि जो यूनिवर्सिटीज हमारे पास ऑलरेडी हैं अगर उनकी क्वालिटी पे फोकस किया जाए तो और नई यूनिवर्सिटी खोलने की तो जरूरत नहीं है ना। अगर जो हमारे पास ऑलरेडी जितनी यूनिवर्सिटीज हैं अगर हम उन्हीं को बढ़ा, उन्हीं को, एक सेकेंड,
उन्हीं की अगर हम क्वालिटी को बढ़ा देंगे तो हमारे लिए ज्यादा सही हो जाएगा। उसके बाद यशपाल कमेटी जो 2009 में, ठीक है, ये अभी आप लोगों को पढ़ाया था। इसके अंदर ना एक 7 मेंबरी CHER कमेटी को सेटअप किया गया था, कमीशन ऑन हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म भी एक बार पेपर में पूछी गई थी। CHER, कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। The Ministry of Human Resource Development has set up a committee on higher education known as Yashpal Committee in the year 2009. The chairman of committee was, जो हमारे वही थे, यशपाल थे, जिन्होंने हायर एजुकेशन के अंदर कुछ चेंजेस को लेके आने की बात की। उन्होंने बोला कि एक 2 टियर सिस्टम है वो सेटअप हो जाना चाहिए। इन्होंने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी जो कि यहां पर आप लोगों को समझ लेनी चाहिए, वो ये थी कि भाई जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है ना, मतलब एक सेंटर और स्टेट जैसे होता है ना, 2 टियर सिस्टम, मतलब 2 जगह पर एक तरीके से जैसे होता है ना क्रॉस चेक होने वाला सिस्टम, इस तरीके का, समझ रहे हो ना, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल, कुछ इस तरीके से लेवल्स की बात की गई थी। तो इन्होंने एक और बहुत ही पॉइंट ये दिया था कि जो इंडिया में डीम्ड यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट है ना, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट है उसको खत्म करने की जरूरत है। जो डीम्ड यूनिवर्सिटी सही से काम नहीं कर रही उनको हटा दीजिए, और जो अच्छे से काम कर रही है उनको फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बना दिया जाए। ठीक है जी। ये बोलते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी टाइप कुछ नहीं होता भाई, या तो यूनिवर्सिटी होगी या फिर नहीं होगी। इसने क्या बोला कि या तो डीम्ड को भी आप यूनिवर्सिटीज ही बना दो, डीम्ड ना छोड़ के उनको यूनिवर्सिटी बना दो, और अगर यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते तो डीम्ड को खत्म कर दो। ये इसने एक रिकमेंडेशन दी। ठीक है जी। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू रिव्यू द फंक्शनिंग्स ऑफ यूजीसी एंड एआईसीटी, assessment of the role of these institutions in determining and enforcing standards of higher education in state universities। ठीक है, तो ये इसके हमारे कुछ फोकस थे। ये फोटो है ना, ये 1993 वाली कमेटी की लग गई है गलती से, जो हमने पहले पढ़ा था, शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है, जो यहां पे पढ़ाया था, ये वाली, ये वाली, ठीक है जी, ये लर्निंग विदाउट बर्डन जिसकी यहां पर बात की गई थी, राइट। अब इसने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दीज आर इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसने बोला कि सारी यूनिवर्सिटीज टीचिंग के साथ साथ रिसर्च यूनिवर्सिटीज भी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ यूनिवर्सिटीज में अब टीचिंग ही होगी, हर यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च का होना भी उतना ही जरूरी है। ये देखो, डिजर्विंग डीम्ड यूनिवर्सिटी शुड आइदर कन्वर्टेड इनटू फुल टाइम और विद स्क्रैप। या तो बोला कि भाई या तो उन यूनिवर्सिटीज को फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बना दो या फिर उनको स्क्रैप कर दो। और इसने ये भी बोला था कि जो एआईसीटी, यूजीसी और अदर बॉडीज है ना, उनको सारी बॉडीज को खत्म करके एक सुप्रीम बॉडी बना दिया जाए। कौन सी? NCHER, नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, कि जितनी भी ये है ना, एआईसीटी है, यूजीसी है, तो एक सुपरीम रेगुलेटरी बॉडी है वो बना दी जाए। इसने बोला कि जो सेंटर और स्टेट की यूनिवर्सिटीज है ना, उनकी फंडिंग में किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे आप सेंटर में हो चाहे आप स्टेट में हो, आइदर यू आर इन सेंटर और यू आर इन स्टेट। Education must be made affordable to all through scholarship or loans provided by the state। Scholarship की बात की गई। If the best of foreign university want to come to India, they should be welcome। अगर वर्ल्ड की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में से कोई भी यूनिवर्सिटी इंडिया में आना चाहती है तो उनका मोस्ट वेलकम करो। क्या करो? उनको बोलो कि आओ आओ इंडिया में आओ, उनका वेलकम करना चाहिए। इफ दे वांट टू कम टू इंडिया तो उनका वेलकम होना चाहिए।
राइट। तो ये रिकमेंडेशन दी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यशपाल कमेटी अपने आप में ही आप लोगों ने इसको याद रखना है, ये पेपर में पूछा जाता है। ऑल रिसर्च बॉडीज यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्ट कर देनी चाहिए। जो आईआईटीज आईआईएम्स हैं उनको एक्सपेंड करने की बात की गई। सिलेबस में लोकल इश्यूज को ऐड किया जाए। साइंटिफिक नॉलेज की बात की गई थी। और जो सैट वाले एग्जाम थे ना वो भी यहां पर आए थे। वो जो एंट्रेंस एग्जाम की शुरुआत हुई थी ना वो भी इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पे हुई थी। जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना उसकी भी रिकमेंडेशन इसी कमेटी के द्वारा दी गई थी, याद रखिए। उसकी भी रिकमेंडेशन इसी कमेटी के द्वारा दी गई थी। कोई एंट्रेंस एग्जाम है या जो भी है वो इसी कमेटी के अंडर सेटअप करने की बात बोली गई। अरे बेटे 10+2 यार देखो 10वीं तक का सिलेबस है ना उसको 5वीं 8वीं और 10वीं में डिवाइड किया गया था। और फिर 10+2+3 12वीं और ग्रेजुएशन, सिंपल तो बताया। जैसे स्कैट मैट वगैरह के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना एमबीए वगैरह के लिए, उन एग्जाम्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम की जो बात है या उसकी जो सुजेशन है वो यशपाल कमेटी के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? यशपाल कमेटी के द्वारा दी गई थी। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ गई होगी। जीरो डिस्क्रिमिनेशन ये भी हो गया। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ये देखो सैट एंड एसीटी ग्रे एग्जाम्स की असेसमेंट के बारे में यहां पर बात की गई थी। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। यही 3 स्लाइड्स पे जो इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसकी रिकमेंडेशन है वो आप लोगों ने याद करना। ठीक है जी, यही है जो आप लोगों को पेपर में पूछा जाएगा। दीज आर द बेसिक पॉइंट्स। ठीक है, ये आपके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने यहां पर क्या करने हैं, याद रखना। यू नीड टू रिमेंबर। क्लियर? यस। उसके बाद आई एक कमेटी और, बस थोड़ा सा रह गया। ठीक है, 2-3 स्लाइड। शर्मा कमेटी जो कि प्रोफेसर एम शर्मा जी के अंडर सेटअप की गई थी, जिसका पर्पस था साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ाना। मतलब शर्मा जी ने साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की बात की, किस तरीके से हम साइंस और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सकते हैं। इस वजह से इन्होंने IISER को एस्टेब्लिश करने की बात बोली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, Indian Education of Science, Education and Research. It also recommended expansion of technical education, assuring quality and provide access and affordability to technical education. Science के साथ साथ technical education को फोकस किया गया। साइंटिफिक एजुकेशन की बात की गई और टेक्निकल एजुकेशन की बात की गई। और इन्होंने एक और रिकमेंडेशन दी कि हर साल 500 करोड़ रुपए यूजीसी के द्वारा किस पे स्पेंड होने चाहिए, रिसर्च पे खर्चने चाहिए। हर साल 500 करोड़ रुपए रिसर्च पे खर्चे जाएंगे। हर साल में 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए रिसर्च पे खर्चे जाएं। ये पॉइंट यहां पर बोला गया। उसके बाद अनिल कोकोदर कमेटी आई। इन्होंने कुछ नहीं बोला, इन्होंने सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ाने की बात की गई। और ये बोला गया, जैसे उन्होंने 500 करोड़ की बात की गई थी, इन्होंने बोला था कि ये 2008 और 9 है। ठीक है, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना। इससे पहले वाली कमेटी शर्मा कमेटी 2008 में आई थिंक आई थी, 8 और 9 याद रखिएगा, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। इन्होंने बोला, अनिल काकोदर कमेटी ने बोला कि हमारे बजट का 2%, 2% ऑफ आवर बजट, हमारे बजट का 2% किस पे लगना चाहिए, रिसर्च पे लगना चाहिए। 2% हम किस पे खर्च कर देंगे, हम 2% रिसर्च पे खर्च कर देंगे और टेक्निकल एजुकेशन। आई थिंक ये 2011 में है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना। ये भी इनके ईयर जो लास्ट वाली है ना 2-3, इनके ईयर एक बार चेक कर लीजिएगा। और लास्ट में आई केवी पवार कमेटी।
केबी पवार कमेटी के अंदर आप लोगों ने ट्रिपल पी की बात याद रखनी है, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कि अब जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर अब जो पीपीपी का कंसेप्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। इवन के इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने के लिए, रोड्स को, ब्रिजेस को, जब सारी चीजों के अंदर पीपीपी कंसेप्ट लगा हुआ है तो एजुकेशन के अंदर क्यों नहीं अप्लाई हो सकता? जब हर जगह पे ट्रिपल पी कंसेप्ट की बात हो रही है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रिपल पी कॉन्सेप्ट, तो एजुकेशन के अंदर क्यों नहीं हो सकता? केबी पवार कमेटी, ठीक है जी, किसी को इस बात में कोई दिक्कत? तो इसके साथ आप लोगों का प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस कवर हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बाकी जो भी कुछ थोड़ी बहुत चीजें पेपर में पूछी जाती हैं वो एमसीक्यू से कवर हो जाएंगी, वो एमसीक्यू से हो जाएंगे, ठीक है। अब मंडे को हम एंशिएंट पढ़ेंगे। ओके जी, हायर एजुकेशन थोड़ी कंप्लीट हो गया, अभी तो बहुत बहुत कुछ पढ़ना है, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है, घबराओ मत, अभी तो अच्छे से जान लेनी है तुम लोगों की। टेलीग्राम चैनल कॉमर्स नेट अचीवर्स, कॉमर्स नेट अचीवर्स, इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखो यार, अब एक बात समझने की कोशिश करो, जो चीज जैसी है ना वैसी ही पढ़ने पड़ती है, समझ रहे हो ना? अभी तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पढ़ेंगे आगे की क्लास में, तक्षशिला, नालंदा, जगदला, विक्रमशिला, अभी तो बहुत सारी चीजें पढ़नी है, टेंशन क्यों ले रहे हो? नहीं नहीं, गनानम कमेटी अलग है, गनानम कमेटी डिफरेंट है। अब इसको अच्छे से पढ़िएगा, कल आपकी क्लास नहीं है, कल छुट्टी है, तो कल आप लोग प्री से लेके पोस्ट तक जितना आप लोगों को पढ़ाया है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखो मैं फिर से बता रहा हूं आप लोगों को, आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे हायर एजुकेशन को, आगे चल के आपको उतना ही फायदा होगा। अभी से इन सारी चीजों को रिवाइज करो, क्योंकि देखो ये रिसर्च नहीं है, ये रिसर्च नहीं है कि आपने एक बार चीजों को पढ़ लिया तो दिमाग में बैठ जाएंगी, वो कंसेप्ट है, कंसेप्ट एक बार समझेंगे तो याद हो जाएगा। बट जो चीजें याद करने वाली है ना, जो स्टैटिक पोर्शन है, उनको स्टैटिक की तरह ही हमें याद करना पड़ता है, उनको स्टैटिक की तरह ही पढ़ना पड़ता है। आप इसको पढ़ के आओ, मंडे से हम इसको दोबारा शुरू कर लेंगे यूट्यूब पे, क्या है दिक्कत है? आधा घंटे में एक दो, अरे 10 दिन लग जाएंगे, 7 दिन लग जाएंगे, तो क्या हुआ, आराम से पढ़ेंगे, एक दिन के अंदर 2-2 कमेटीज पढ़ेंगे ना, तो आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। आपको पहले बता दिया करूंगा कि कौन सी कमेटी पढ़ेंगे, और वो आप घर से पढ़ के आना, और फिर मेरे साथ साथ बोर्ड पे उसको सॉल्व करेंगे। नवनीत मैं देखता हूं, वो मैंने आपका डाउट देख लिया, मैं आपको बताता हूं। फाउंडेशन कोर्स मेरी प्रोफाइल में मिलेगा, मेरे सारे कोर्स प्रोफाइल में मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, जेआरएफ जरूर क्लियर होगा, बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए और अपना 100% देते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।